Myself, Dr. Rajneesh Kumar, Department of Chemistry, DBS PG College, Kanpur. Today I am studying BSc third semester chemistry, crystal field theory. इस BSc थर्ड सेमेस्टर में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का जो सिलेबस है उसमें क्रिस्टल फिल्ड थियोरी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हम लोग इसे आज स्टडी करेंगे। क्रिस्टल फिल्ड थियोरी क्या होती है इसके बारे में हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे इस स्लाइड के माध्यम से। तो क्रिस्टल फिल्ड थियोरी एक्चुअल में है क्या? इससे पहले एक बैलेंस बॉन्ड थियोरी आई थी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में। उसमें ये कहा गया था कि द बॉन्ड बिटवीन द मेटल एंड लिगेंड्स इज कोवैलेंट। क्रिस्टल लिगेंड फील्ड थियोरी में ये कहा गया था कि जो बॉन्ड बनता है मेटल और लिगेंड के बीच में वो कोवैलेंट बॉन्ड होता है। लेकिन जब क्रिस्टल फिल्ड थियोरी 1930 में बैथे और वान ब्लेक के द्वारा दिया गया तो उसमें इस बैलेंस बॉन्ड थियोरी को नकार दिया गया। वो टोटली उसको नकारा गया, नेगलेक्ट कर दिया गया और एक नई कंसेप्ट दिया गया कि नहीं, जो बैलेंस बॉन्ड थियोरी में कहा गया था कि जो बॉन्ड होता है मेटल और लिगेंड के बीच वो कोवैलेंट होता है। लेकिन जब क्रिस्टल फिल्ड थियोरी जिसमें कहा गया कि नहीं, ये बॉन्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप के होते हैं, मतलब ये बॉन्ड कोवैलेंट तो होते नहीं है, ये बॉन्ड आयनिक होते हैं और वो भी 100% आयनिक बॉन्ड होते हैं। क्रिस्टल फिल्ड थियोरी में ये कहा गया कि जो बॉन्ड होते हैं मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड बनते हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इन नेचर होते हैं। मीन्स वो आयनिक बॉन्ड होते हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इन नेचर मीन्स 100% आयनिक बॉन्ड को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं, बॉन्ड बोलते हैं। तो पहले बैलेंस बॉन्ड थियोरी थी, उसको उसके बाद आई क्रिस्टल फिल्ड थियोरी जो बैलेंस बॉन्ड थियोरी को ही नकार दिया। इसमें जो स्लाइड में जो नोट्स लिखे गए हैं इसमें यही कहा गया, क्रिस्टल फिल्ड थियोरी CFT describe the breaking of degeneracy of electron orbital state, usually d orbital or f orbital। जो क्रिस्टल फिल्ड थियोरी हम लोग पढ़ते हैं वो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री मतलब डी ब्लॉक। डी ब्लॉक मीन्स ट्रांजिशन मेटल। जो डी ब्लॉक होते हैं वो S और P के बीच में होते हैं। इसमें इसको ट्रांजिशन मेटल भी बोलते हैं डी ब्लॉक को। इसकी स्टडी कोई मेनली कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री मतलब होता है डी ब्लॉक एलिमेंट की स्टडी, उसके बॉन्डिंग क्या होते हैं, उसके स्ट्रक्चर क्या होता है, उसकी जियोमेट्री क्या होती है, बॉन्ड लेंथ क्या होते हैं जब बनते हैं, तो मेटल और लिगेंड के बीच अप्रोच होता है कैसा होता है। ठीक है, इसको इसको हम डी ऑर्बिटल की स्टडी कहते हैं और इसका एफ ऑर्बिटल भी कहते हैं। जैसे जब कोई डी ऑर्बिटल रहता है, इसमें एक टर्म आया है डीजनरेसी। डीजनरेसी मीन्स होता है कि जब एनर्जी लेवल सेम हो। जैसे डी ब्लॉक हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें एनर्जी लेवल जब सेम रहता है तो उसको डीजनरेट ऑर्बिटल बोलते हैं। लेकिन जैसे ही मेटल और लिगेंड का बॉन्ड बनता है तो उसमें जैसे ही मेटल और लिगेंड का बॉन्ड बनता है तो उसमें मेटल लिगेंड द्वारा मेटल को अप्रोच किया जाता है। तो क्या होता है कि उसकी डिजनरेसी ब्रेक हो जाती है, उसकी एनर्जी लेवल एक जैसे नहीं रहती है, सेम नहीं रहती है। उसमें कुछ कुछ ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ जाती है, कुछ ऑर्बिटल की एनर्जी कम हो जाती है, तो उसको कहते हैं कि अब ये ऑर्बिटल डिजनरेट नहीं रहा। तो डिजनरेसी इस तरह से समझा जा सकता है। अब क्रिस्टल फील्ड थियोरी कहता क्या है, इसके जो पास्टुलेट है क्रिस्टल फील्ड थियोरी के, क्रिस्टल फील्ड थियोरी के इन्होंने कहा कि जो मेटल आयन होते हैं और लिगैंड आयन होते हैं, मेटल आयन एक्ट एज ए पॉजिटिव चार्ज। मेटल जो होते हैं डी ब्लॉक के मेटल यूजुअली होते हैं वो एक्ट इसमें पॉजिटिव चार्ज की तरफ बिहेव करते हैं और लिगैंड एज ए निगेटिव चार्ज। लिगैंड क्या होता है? लिगैंड होता है इलेक्ट्रॉन रिच एलिमेंट। जैसे हम लोग एसिड बेस पढ़ते हैं तो बेस होता है जो इलेक्ट्रॉन रिच एलिमेंट होता है,
सेम टाइप का लिगैंड भी होता है, इलेक्ट्रॉन रिच एलिमेंट, और जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एलिमेंट भी इसको बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन रिच एलिमेंट या इलेक्ट्रॉन डोनेटिव, जिसमें इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की क्षमता हो, ठीक है, उसको बोलते हैं लिगैंड। और यूजुअली इसे निगेटिव चार्ज होते हैं और एक्ट एज ए पॉइंट चार्ज, निगेटिव पॉइंट चार्ज। और जो दोनों के बीच का जो अट्रैक्शन होता है सेंट्रल मेटल आयन और उसके जो लिगैंड जो होते हैं वो 100% इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है, मतलब 100% आयनिक होता है। और जो जब लिगैंड और मेटल का अप्रोच होता है तो उसमें क्या होता है, एक अट्रैक्शन होता है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज मेटल होता है और निगेटिव चार्ज लिगैंड होता है, ठीक है। इसमें देखिए दिखाया गया है, जो फिगर है इसे बनाया गया है, एक मेटल आयन है और इसके चारों तरफ कैसे लिगैंड इसके सराउंडिंग में है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। इसमें जो डी ऑर्बिटल है, जब लिगैंड अप्रोच करता है डी ऑर्बिटल को तो इसमें कैसे इसकी एनर्जी बढ़ जाती है, क्योंकि जैसे डी ऑर्बिटल जैसे लिगैंड आएगा जैसे ही इलेक्ट्रॉन जैसे ही लिगैंड अप्रोच करता है सेंट्रल मेटल एटम को, रिपल्सन, इन दोनों के बीच में रिपल्सन होता है। और जब रिपल्सन होता है तो डी ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ जाती है, इंक्रीज कर जाती है और इसकी डिजेनरेसी ब्रेक हो जाती है। जैसा कि इसमें इस पिक्चर में दिखाया गया है कि पहले डी ऑर्बिटल लो एनर्जी थी, स्टेबलाइज था, और जैसे ही लिगैंड का अप्रोच हुआ इसकी एनर्जी जो है वो डी ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ गई, इंक्रीज कर गई इन द प्रेजेंस ऑफ लिगैंड। लिगैंड जैसे अप्रोच करेगा तो इनके बीच में रिपल्सन होगा इलेक्ट्रॉन के और लिगैंड के बीच में। जो मेटल का जो इलेक्ट्रॉन्स होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है और जो लिगैंड होता है उसके बीच में रिपल्सन होगा, तो ये डी ऑर्बिटल की एनर्जी इंक्रीज कर जाती है, ठीक है, और ये डीस्टेबलाइज हो जाता है। फिर अगर इसमें थोड़ा सा और अप्रोच होगा, जैसे जैसे लिगैंड मेटल को, जो मेटल होता है उसको सेंट्रल मेटल बोलते हैं, वो सेंटर में होता है और लिगैंड इसको अप्रोच करता है। अब जैसे जैसे लिगैंड इसके पास आएगा एनर्जी बढ़ती जाएगी और जो डी ऑर्बिटल है वो डीस्टेबलाइज हो जाएगा, मतलब ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। एनर्जी इतनी बढ़ जाती है कि ये ब्रेक हो जाता है। और ये ब्रेक कैसे होगा, तो फिर इसकी स्प्लिटिंग हो जाती है, मतलब ब्रेक मतलब ये स्प्लिट हो जाता है, ये टूट जाता है डी ऑर्बिटल। इसी को क्रिस्टल स्प्लिटिंग बोलते हैं। इसको नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि कैसे लिगैंड अप्रोच कर रहा है और कैसे ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग हो रही है। ये है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। इसमें 6 लिगैंड होते हैं और ये डी ऑर्बिटल मेनली 5 टाइप के होते हैं। इसमें पहला होता है डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, और होता है डी जेड स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो इसमें जो होते हैं डी एक्स वाई और डी एक्स जेड और डी वाई जेड, ये होते क्या है, ये होते हैं
इनके जो लोब्स हैं, जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया गया है, इनके जो लोब्स होते हैं ये एक्सिस पर नहीं होते हैं। जैसे डी एक्स वाई का जो लोब है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में होता है, इसलिए इस ऑर्बिटल को डी डी एक्स वाई बोलते हैं। और डी एक्स जेड का जो ऑर्बिटल है इसका जो लोब होता है एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच में होता है। और डी एक्स वाई जेड का जो है ऑर्बिटल ऐसे ही इसकी जो एक्सिस होती है वो एक्स और जेड के बीच में होती है। और डी एस स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये इसके जो लोब्स होते हैं वो तो इसमें डी ऑर्बिटल 5 टाइप्स है, डी एक्स वाई, डी एक्स जेड, डी वाई जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ठीक है, ये 5 टाइप डी ऑर्बिटल होते हैं। इसकी एनर्जी अलग अलग होती है। जैसे जब डी जनरेट ऑर्बिटल रहता है तो सबकी एनर्जी सेम रहती है, ये सारे ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम रहेगी। और जैसे ही कोई इलेक्ट्रॉन कोई लिगैंड इस पर अप्रोच करेगा, पहले तो इसकी एनर्जी इंक्रीज होगी इस डी ऑर्बिटल की, और उसके बाद क्या होगा, इसमें स्प्लिटिंग हो जाएगी जो इलेक्ट्रॉन के अप्रोच पर डिपेंड करता है। अगर इलेक्ट्रॉन की अप्रोच एक्सिस के, इलेक्ट्रॉन हमेशा एक्सिस के थ्रू अप्रोच करेगा, तो जिस जो जो इसमें लोब्स होंगे, जो डी ऑर्बिटल्स के लोब्स एक्सिस पर होंगे तो उनकी एनर्जी, उनमें रिपल्सन ज़्यादा होगा तो उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। और जो एक्सिस पर नहीं रहेंगे उसकी एनर्जी कम हो जाएगी। तो जैसे कि आगे हम पढ़ेंगे कि स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जितने टाइप कॉम्प्लेक्स होंगे उनके सारा हम लोग स्टडी करेंगे एक एक करके। तो अभी देखते हैं इसमें नेक्स्ट स्लाइड में। इसमें देखिए, इसमें वही बताया है जो मैं बताया नेक्स्ट स्लाइड में, डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी एक्स जेड ऑर्बिटल आर हैविंग lobes in between the axis, and dx square minus y square orbital है pointing lobes exactly at the direction of x and y axis। ठीक है, and z square pointed lobe to direction of z axis। जो पिछले स्लाइड में हमने बताया था सेम ऐसे ही है, उसी का लैंग्वेज फॉर्म में लिखा गया है। और जो ये जो डी ऑर्बिटल है, पहले तो जो डी ऑर्बिटल नीचे एनर्जी कम रहेगी, जब सबकी एनर्जी सेम रहेगी तो स्टेबलाइज रहेगा, और जैसे ही अप्रोच करेगा लिगैंड इसकी एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया है। और जैसे एनर्जी इंक्रीज, लिगैंड के प्रेजेंस में एनर्जी इसकी इंक्रीज हो रही है। स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के व्यू से। इसमें क्या होता है कि जो डी ऑर्बिटल होते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स मीन्स कि एक सेंट्रल मेटल रहेगा और इसके सराउंडिंग में 6 लिगैंड रहेंगे। ठीक, एक सेंट्रल मेटल और इसके सराउंडिंग में 6 लिगैंड रहेंगे। और जो लिगैंड है वो मेटल को अप्रोच करेंगे, यानी बॉन्ड बनाने के लिए उससे अप्रोच करेंगे। तो होगा क्या, जब मेटल अप्रोच करेंगे लिगैंड से बॉन्ड बनाने के लिए, तो लिगैंड हमेशा एक्सिस के थ्रू अप्रोच करेगा मेटल ऑर्बिटल को, डी ऑर्बिटल को। जैसा कि पहले, इससे पहले स्लाइड में बताया गया है कि फाइव फाइव ऑर्बिटल होते हैं, जो 5 ऑर्बिटल, उसमें डी एक्स वाई, डी एक्स जेड, डी वाई जेड और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। इसमें जो 3 होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी एक्स जेड, जो 3 ऑर्बिटल्स होते हैं इसके डी ऑर्बिटल के, ये 3 जो होते हैं ये
बिटवीन द लोब्स होते हैं, बिटवीन द एक्सिस होते हैं इनके लोब्स, ठीक। और जो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, इसके जो लोब्स होते हैं ये एग्जैक्टली एक्सिस पे होते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली। डी एक्स स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का जो एक्सिस जो लोब्स होगा वो एक्स एक्सिस पर होगा और वाई एक्सिस पर होगा, और डी जेड स्क्वायर का जो लोब्स होगा वो जेड एक्सिस पर होगा, एग्जैक्टली जेड एक्सिस पर होगा। तो इसमें जब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जब लिगैंड अप्रोच करता है तो वो एक्सिस से थ्रू करेगा, तो लिगैंड और मेटल आयन के बीच में रिपल्सन होगा, ठीक। तो जब रिपल्सन होगा तो उसमें उसमें जो लिगेंड का अप्रोच होगा, उसमें जो भी आर्बिटल्स जो भी एक्सिस पे होंगे उसमें क्या होगा, उसमें रिपल्सन ज़्यादा होगा इन कंपेरिजन टू दोज। तो जब लिगेंड अप्रोच करता है तो ये हमेशा एक्सिस के थ्रू होता है, जैसे बताया कि जो एक्सिस पे होंगे जिनके लोग, उसमें रिपल्सन ज़्यादा होगा तो उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, और दूसरे ऐसे ऑर्बिटल जिन जो लोग जो एक्सिस पर नहीं रहेंगे तो उनकी एनर्जी कम रहेगी। तो अब ये दो भागों में स्प्लिट हो गए, एक ऐसे ऑर्बिटल्स जो एक्सिस पर है और एक ऐसे ऑर्बिटल जो बिटवीन द एक्सिस है। इसी को स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स कहते हैं, और ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के पैटर्न में ये जैसे फिगर में दिखाया गया है, इस पैटर्न में स्प्लिटिंग होती है। जैसे पहले डी ऑर्बिटल है, इसकी एनर्जी कम है, ग्राउंड स्टेट में है, जैसे अप्रोच किया इन द प्रेजेंस ऑफ लिगैंड, इसकी एनर्जी थोड़ी सी बढ़ गई। अब क्या होगा, ये जैसे लिगैंड का अप्रोच बढ़ता जाएगा मेटल की तरफ, इसकी एनर्जी डिजनरेसी इसकी खत्म होने लगेगी, और इसके जो जितने जो ऑर्बिटल्स हैं इसमें, इनकी डिजनरेसी जब खत्म होगी तो डिफरेंट डिजनरेसी का आ जाएंगे। तो ये वही जो जो एक्सिस पर आएंगे और जो बिटवीन द एक्सिस रहेंगे, उन दोनों की एनर्जी लेवल अलग अलग हो जाएंगी। जो बिटवीन द एक्सिस रहेंगे जिन पर रिपल्सन कम लगेगा, जैसे डी एक्स वाई डी वाई जेड डी एक्स जेड ऑर्बिटल्स, इनकी एनर्जी सेम रहेगी, और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर जो ऑर्बिटल्स हैं इनकी एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी, लेकिन दोनों की एनर्जी सेम रहेगी। तो ये अब ये दो भाग में स्प्लिट हो गए, ठीक है। जिनकी एनर्जी कम है, डी एक्स वाई डी वाई जेड डी एक्स जेड, इनकी एनर्जी सेम हो है। ये इसको बोलते हैं T2G, ट्रिपली डीजनरेट ऑर्बिटल्स, T2G। और ऊपर वाले जो जिनकी एनर्जी ज़्यादा होती है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल्स, इसको बोलते हैं डबली डीजनरेट ऑर्बिटल, और इन दोनों की एनर्जी सेम रहेगी। जो ऊपर जो एक्सिस पर रहते हैं ऑर्बिटल्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर हायर रहेगी, लेकिन दोनों की एनर्जी सेम रहेगी, और इसको डबली डीजनरेट बोलते हैं और इसको ट्रिपली डीजनरेट बोलते हैं। और जो इसके बीच का जो गैप होता है 10 DQ होता है, जो इसके बीच में जो एक बैरी सेंटर होता है, ऊपर 6 DQ और नीचे 4 DQ, इसको एक बैरी सेंटर से डिवाइड कर दिया जाता है, ऊपर 6 DQ और नीचे 4 DQ। इसमें इसको एक इसको बोलते हैं डेल्टा ओ। इन जो दोनों के बीच में रहते हैं इनको बोलते हैं डेल्टा ओ, इसको डेल्टा ओ भी बोलते हैं हम लोग। इन दोनों बीच की जो डिस्टेंस होती है
इसकी जो यूनिट होती है डेल्टा है वो, और इसको दो भागों में 6 डी क्यू और 4 डी क्यू, ये दोनों मिलके 10 डी क्यू का ये होता है। इसके गैप का जो डिस्टेंस होता है वो 10 डी क्यू होता है। ये स्प्लिटिंग पैटर्न ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का है, डी ऑर्बिटल का। एक एग्जाम के दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसका लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है किस तरह से स्प्लिट होता है डी ऑर्बिटल। एक बार और मैं बता दे रहा हूँ कि डी ऑर्बिटल पहले डिजेनरेट था, मतलब एनर्जी सारे लोब्स की एनर्जी, इसके सारे ऑर्बिटल की एनर्जी सेम थी। इसके बाद जैसे इलेक्ट्रॉन का अप्रोच हुआ, इसकी एनर्जी पहले बढ़ी। इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे अप्रोच करता है, इसकी एनर्जी बढ़ती जाती है। डी ऑर्बिटल्स की रिपल्सन रिपल्सन होता है और एनर्जी इसकी बढ़ती जाती है। और जैसे जैसे एनर्जी बढ़ेगी उसके बाद इसमें ब्रेकिंग आ जाएगी, ब्रेक स्प्लिट कर जाएगा ये, क्योंकि जिस ऑर्बिटल जो ऑर्बिटल एक्सिस पर होते हैं उसकी एनर्जी रिपल्सन ज़्यादा होगा और उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, और जो बिटवीन द एक्सिस होंगे उसकी एनर्जी कम रहेगी। ठीक है, तो जो तीन ऑर्बिटर है ट्रिपलेट डिजेनरेट, डी एक्स वाई, डी एक्स वाई जेड, डी एक्स जेड, इसकी एनर्जी सेम रहती है और कम रहती है। इसको ट्रिपलेट डिजेनरेट ऑर्बिटल्स बोलते हैं, T2G। और जिसकी एनर्जी वो एक्सिस पर वो होते हैं वो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, इनकी एनर्जी इंक्रीज कर जाती है। इसको डब्ल्यू डिजेनरेट ईजी बोलते हैं। T2G और ईजी ऑर्बिटल में ब्रेक हो जाते हैं। ठीक, यह है ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग पैटर्न। इसी पैटर्न पर ऑक्टाहेड्रल स्प्लिट करता है। सेम वही लैंग्वेज में लिखा गया है। क्या होता है, आप जो स्प्लिट होता है ये, इसमें किस टाइप के लिगैंड अप्रोच कर रहे हैं। एक होता है स्ट्रांग फील्ड लिगैंड और होता है दूसरा होता है वीक फील्ड लिगैंड। स्ट्रांग फील्ड लिगैंड को लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कहते हैं और हाई फील्ड वीक फील्ड लिगैंड को हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। तो जैसे स्ट्रांग फील्ड लिगैंड होता है जो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स जिसको बोलते हैं, वो अगर जो उससे स्प्लिट वो अप्रोच करेगा मेटल को जो स्ट्रांग फील्ड लिगैंड है, तो उसमें इन जो 10 डी क्यू की जो वैल्यू है ये इंटेंसिटी ये बढ़ जाती है। ठीक, स्ट्रांग फील्ड लिगैंड में जो 10 डी की जो इंटेंसिटी होती है इसकी, वो बढ़ जाती है इन कंपेरिजन टू वीक फील्ड लिगैंड के। इसको लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। और जैसे इसमें इसका एग्जांपल होता है स्ट्रांग फील्ड लिगैंड का या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स जो लिगैंड होते हैं जो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। इसके जो स्ट्रांग फील्ड लिगैंड के एग्जांपल होते हैं जैसे अमोनिया है, कार्बन मोनोऑक्साइड HCO है, और बहुत सारे ऐसे जो लिगैंड है वो स्ट्रांग फील्ड लिगैंड होते हैं। और वीक फील्ड लिगैंड में क्या होता है, वीक फील्ड जो लिगैंड होते हैं उसकी जो डेल्टा वैल्यू है वो कम रहती है इन कंपेरिजन टू स्ट्रांग फील्ड लिगैंड की। वीक फील्ड लिगैंड को हाई स्पिन बोलते हैं, हाई स्पिन लिगैंड बोलते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। जैसे कि स्ट्रांग फील्ड लिगैंड होता है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाता है, वैसे ही वीक फील्ड लिगैंड जो होते हैं वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। या इसकी डिफिनीशन दी गई है हाई स्पिन और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स की, स्ट्रांग फील्ड लिगैंड या वीक फील्ड लिगैंड कॉम्प्लेक्स की। ठीक है, इसमें जो होता है ये पेयरिंग एनर्जी, जैसा कि देखते हैं अगर स्ट्रांग फील्ड लिगैंड है तो उसकी जो स्प्लिटिंग होती है डेल्टा 10 डी क्यू या डेल्टा ओ की वैल्यू जो होती है वो ज़्यादा होती है। तो इसमें क्या होता है,
इसकी पेयरिंग एनर्जी कम होती है। जब पेयरिंग एनर्जी कम होगी तो इलेक्ट्रॉन पेयर कर जाएगा। जैसे इलेक्ट्रॉन की फीलिंग की बात करें तो ऑर्बिटल्स में, तो पहले लो लो एनर्जी के ऑर्बिटल्स में होता है Eg T2g में होगा dxy, dxz और dyz में। और फिर जब तीसरा चौथा लिगेंड आएगा तो उसमें उसको दो चॉइस होते हैं, या तो डी एस स्क्वायर वाई स्क्वायर में जाए या डी जेड स्क्वायर में जाए या नीचे पेयर कर ले। तो डिपेंड करेगा कि लिगेंड कैसा है। अगर स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है तो उसके जो स्प्लिटिंग होगी, जो स्प्लिटिंग की इंटेंसिटी होगी वो ज़्यादा होगी पेयरिंग एनर्जी से। तो क्या करें, जब पेयरिंग एनर्जी कम है तो क्या करेगा, ये पेयर कर लेगा। तो जो चौथा इलेक्ट्रॉन की फीलिंग होगी वो इसमें डी एक्स वाई जेड में होगी, ना कि सिंगल है। ये क्या करेगा, जो पेयरिंग एनर्जी जिसकी कम रहेगी वो पेयर कर लेगा, और जिसकी पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा होगी वो पेयर नहीं करेगा। जैसे अगर हाई लो स्पिन है, वीक फील्ड और हाई स्पिन लिगेंड है, हाई स्पिन कम्प्लेक्स बना रहा है, वीक फील्ड लिगेंड है, तो उसकी पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा होगी। जो इंटेंसिटी होगी स्प्लिटिंग की वो कम होगी, डेल्टा ओ की वैल्यू या 10 dq की वैल्यू जो होगी वो कम होगी। तो इसमें क्या होगा, ये पेयर कर जाएगा, पेयर नहीं करेगा। इसमें क्या करेगा, ये ऊपर चला जाएगा, जंप कर जाएगा। इसमें अगर चौथा 3 इलेक्ट्रॉन तो ऐसे भर जाएंगे एक एक करके, एक इलेक्ट्रॉन डी एक्स वाई, दूसरा इलेक्ट्रॉन डी एक्स जेड, तीसरा इलेक्ट्रॉन डी वाई जेड। फिर जब फोर्थ इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो क्या करेगा, इसमें और हाई स्पिन कम्प्लेक्स है या वीक फील्ड लिगेंड है तो क्या करेगा, वो पेयरिंग नहीं करेगी। इसकी पेयरिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है तो क्या करेगा, ये जंप कर जाएगा। ठीक है, वो चला जाएगा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल्स में। ठीक, ये होता पैटर्न होता है। तो यह है लो स्पिन और हाई स्पिन कम्प्लेक्स। हाई स्पिन कम्प्लेक्स मतलब वीक फील्ड लिगेंड। वीक फील्ड लिगेंड मोस्टली जैसे क्लोराइड हो गया, ब्रोमाइड हो गया, आयोडाइड हो गया, वाटर हो गया। ठीक है, ये वीक फील्ड लिगेंड में आते हैं। स्ट्रांग फील्ड लिगेंड में आते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, अमोनिया हो गया, ये सब, या ऑक्जेलेट हो गया, ऑक्जेलेट आयन हो गया, ये सब साइनाइड हो गया, साइनाइड आयन होता है, नाइट्राइट हो गया, ये सब आते हैं स्ट्रांग फील्ड लिगेंड में। और वीक फील्ड लिगेंड में ये सब, वीक फील्ड लिगेंड होता है हाई स्पिन और स्ट्रांग फील्ड होता है लो स्पिन कम्प्लेक्स। ठीक, तो इसमें जिसकी पेयरिंग एनर्जी कम रहेगी, पेयरिंग एनर्जी कम है स्प्लिटिंग से, डेल्टा वैल्यू से, तो पेयर कर जाएगा। जैसा कि स्ट्रांग फील्ड लिगेंड में होता है, अगर पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है और डेल्टा की वैल्यू कम है तो हाई स्पिन कम्प्लेक्स में होता है, वो पेयर नहीं करेगा, वो ऊपर जंप कर जाएगा इलेक्ट्रॉन। अब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कम्प्लेक्स। टेट्राहेड्रल कम्प्लेक्स होता है, इसमें एक सेंट्रल मेटल एटम होता है पॉजिटिव चार्ज, और इसके चारों तरफ, इसके सराउंडिंग में 4 लिगेंड होते हैं। ठीक है, और टेट्राहेड्रल का अगर स्ट्रक्चर हम देखेंगे तो इसमें कोई भी ऑर्बिटल्स एक्सिस पर नहीं रहते हैं। ठीक, और उसमें जो जब इलेक्ट्रॉन का अप्रोच होता है तो ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्स के ठीक अपोजिट होता है। जो इसका स्प्लिटिंग पैटर्न है वो ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्स के एकदम अपोजिट होता है। जो इसमें ऑर्बिटल, जो इसमें लैंग्वेज लिखा गया है, मैं इसको एक बार आपको पढ़ दे रहा हूँ। द टेट्राहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग these orbital into the same T2g and EG set orbital as the octahedral crystal field. The dx square minus y square and the dz square orbital on the metal ion at the center of cube lie between the ligand, and the dxy, dxz and dxy
ऑर्बिटल पॉइंट टूवर्ड द लिगेंड। ये जो होते हैं तीन ऑर्बिटल डी एक्स वाई, डी एक्स जेड, डी वाई जेड, ये ऑर्बिटल लिगेंड के करीब होते हैं। जब लिगेंड अप्रोच करता है एक्सिस के थ्रू, तो ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं ये लिगेंड के पास होते हैं। और जो डी एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर, ये जो दो ऑर्बिटल होते हैं ये इससे थोड़ा सा दूर रहते हैं लिगेंड के अप्रोच से, पॉइंट से। तो इसमें क्या होता है, इसमें रिपल्सन कम होता है, और जो इसके पास रहते हैं उसमें रिपल्सन ज़्यादा होता है, तो इसकी एनर्जी बढ़ जाती है। सेम अपोजिट है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के, जिसकी एनर्जी बढ़ जाती है वो क्या होगा, वो उस वो स्प्लिटिंग अब हो जाएगी इसमें। तो डी एक्स वाई, डी एक्स जेड, डी वाई जेड की एनर्जी ज़्यादा है। तो इसका पैटर्न जो होता है, जैसा कि इस पिक्चर फिगर में दिखाया गया है, इस पिक्चर में सेम पैटर्न में ऐसे होता है ऑक्टाहेड्रल के अपोजिट में। जैसे पहले यहाँ डी ऑर्बिटल है, यहाँ पर एनर्जी कम है, इसका डिजेनरेसी है, ग्राउंड स्टेट में है। जैसे इलेक्ट्रॉन अप्रोच किया इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्टाहेड्रल की जो डी ऑर्बिटल होते हैं उसका वो क्या करेगा, एनर्जी बढ़ जाएगी। फिर थोड़ा सा और जैसे जैसे अप्रोच करेगा ये ब्रेक हो जाएगा, तो डिजेनरेसी इसकी ब्रेक हो गई। अब डिजेनरेट ऑर्बिटल नहीं रहा, डिजेनरेसी इसकी ब्रेक हो गई। अब ये टूट गया T2 में और E में। पहले ऑक्टाहेड्रल में कैसे टूटता था, T2G में और EG में। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में T2G की लिए वो एनर्जी होती थी, वो कम होती थी, EG की एनर्जी ज़्यादा होती थी। लेकिन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में T2 की एनर्जी ज़्यादा है और E की एनर्जी कम है। सेम उल्टा है, ठीक है। इसमें उल्टा होता है, अपोजिट होता है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के। और जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो हम लोग देखते हैं वीक फील्ड, और इस वीक फील्ड लिगेंड, स्ट्रांग फील्ड लिगेंड, हाई स्पिन या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कैसे होते हैं, इसमें केवल इसमें हमेशा होता है, जो इसका जो पैटर्न होता है हमेशा इसकी पेयरिंग एनर्जी कम रहती है। जो टेट्राहेड्रल में पेयरिंग एनर्जी कम रहेगी, तो हमेशा जब भी करेंगे, नहीं, पेयरिंग एनर्जी इसकी ज़्यादा होती है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा होती है, ये हमेशा हम हमेशा ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाता है, ठीक है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो इसकी पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा रहती है, तो ये हम क्या करेगा, ये पेयर नहीं करेगा। ये जब इसकी फीलिंग होगी तो ये पहले तो नीचे फिल होगा, फिर एक एक इलेक्ट्रॉन फिर ऊपर चला जाएगा फिल होते होते। ये जब ऊपर फिल हो जाए फिर नीचे से पेयरिंग करेगा। जैसे पहला इलेक्ट्रॉन इसमें आया, ये डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में गया, फिर इसमें फिर डी जेड स्क्वायर में गया दूसरा इलेक्ट्रॉन, फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन आएगा, उसको दो चॉइस है, या तो पेयर करे या तो ऊपर चलेगा डी एक्स वाई में चला जाए। तो क्या करेगा इसमें, ये हमेशा इसको चॉइस रहेगी वो ऊपर जाता है, मैंने डी एक्स वाई में जाता है, पेयरिंग नहीं करता। फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवें इलेक्ट्रॉन में इसमें पेयरिंग शुरू होती है, ठीक है। ये इसके बाद होता है ऐसे पैटर्न होता है स्क्वायर प्लेनर का। टेट्रागोनल और स्क्वायर प्लेनर पैटर्न इस पैटर्न में स्प्लिट होते हैं। इसके बाद ट्राइगोनल बाइपिरामिडल की जो स्प्लिटिंग होती है वो इस पैटर्न में होती है, जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया है, ठीक है। इसमें एनर्जी लेवल जो होती है, जो सबसे नीचे ऑर्बिटल रहेगा उसकी एनर्जी कम होगी, और जो सबसे ऊपर ऑर्बिटल होगा उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। तो इम्पॉर्टेंट होता है, ये पूछता है एग्जाम में, आप इसको देख सकते हैं। इसमें लैंग्वेज लिखा हुआ जो मैं बताया वही है, लैंग्वेज लिखा हुआ है कैसे अप्रोच करता है लिगेंड।